ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यूरोप का राष्ट्रवाद का पार्ट 2 है। ये सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है। अब इसके बाद जितने भी वीडियो बनाएँगे, एक चैप्टर का सिंगल वन वीडियो होगा ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। या नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, या नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। मेरी बात समझो, अगर आप किसी क्वेश्चन बैंक विद्या में देखते हैं या किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और देखो, वन क्वेश्चन एंड टू क्वेश्चन एंड इसी में है थ्री क्वेश्चन। देखो जहां या लगा अलग है, यहां से यहां तक एक क्वेश्चन हो गया, और ये कितना हो गया, दो हो गया, और ये जो हो गया यहां से तीन हो गया। अब जब तीनों क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ नहीं पूछता, अलग पूछता है। ये पूछेगा तो इसका आंसर कुछ और होगा, ये पूछेगा तो इसका आंसर कुछ और होगा, ये पूछेगा तो इसका आंसर कुछ और होगा। पहले हम समझते हैं कि ये क्या लिखा है, उसके बाद हम समझाते हैं कि किसका आंसर हम कहाँ तक देंगे। तो ध्यान देना, नोट्स जरूर बनाना, और याद रखना जब एग्जाम देखा होगा तब बताना कि मजा आया कि नहीं। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किया था, देखा जाए, वर्णन कीजिए। एकदम हलुआ है। या नेपोलियन कौन था, उसके सुधारों का, सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। देखो ध्यान से, नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के सबसे मशहूर और ताकतवर नेताओं में से एक था। उठा लो भाई, किसी भी विद्या के किसी भी नोट्स में इतना आसान आपको आंसर मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया, नेपोलियन बोनापार्ट जो है दुनिया के सबसे मशहूर और ताकतवर नेताओं में से एक था। यानी कि बहुत मशहूर था और ये ताकतवर नेता था, समझिए। तो यानी समझ में आया, नेपोलियन क्या था, एक नेता था में से एक था। उसके बड़े कामों और तेज जीतों ने 1799 से 1815 तक पूरे यूरोप को बदल दिया। उसके मुख्य सुधार थे, देखो ध्यान से, नेपोलियन ने इतना तेजी से जीत हासिल किया कि उसकी जीत से, देखो ध्यान से क्या होता है, उसके बड़े कामों और तेज जीतों से, मतलब बहुत सारे उपलब्धि, बहुत सारे युद्धों को जीता, और बहुत सारे युद्धों को जब जीता, तो कब 1799 से 1815 तक पूरे यूरोप को बदल दिया। ये वो समय था, इस समय के बीच में पूरे यूरोप को बदल दिया किसने, नेपोलियन के कामों ने और उसकी जीत ने। उसके मुख्य सुधार थे, तो देखो ध्यान से, उसके सुधार क्या थे, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो। अब जब सुधार केवल पूछेगा, ये क्वेश्चन केवल आ जाएगा, तो अब जो बताने जा रहे हैं वही बस लिख के आना है पेपर में। ध्यान देना, पेपर में क्या लिखना और क्या नहीं, समझना ध्यान से। पहला, शासन सुधार, उसने कौन कौन सा सुधार किया था, नेपोलियन ने शासन सुधार, ये हेडिंग है, ध्यान देना, हेडिंग लगाना। शासन सुधार, नेपोलियन ने देश में मजबूत और एक जैसा नियम वाला शासन बनाया ताकि अव्यवस्था और गड़बड़ी खत्म हो सके। नेपोलियन ने एक ऐसा शासन व्यवस्था बनाया कि जो सबके लिए क्या हो, एक समान हो। जब एक समान होगा, देखो ध्यान से, नेपोलियन ने एक देश में मजबूत और एक जैसा नियम वाला शासन बनाया। एक जैसा नियम सबके लिए एक जैसा हो ताकि अव्यवस्था और गड़बड़ी खत्म हो सके। जब सबके लिए नियम और कानून एक जैसा होगा तो अव्यवस्था तो रहेगा ना। अब देखिए, किसी के लिए अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून, तो क्या व्यवस्थाएं सही हो पाएंगी, नहीं। तो नेपोलियन ने शासन सुधार किया। फिर दूसरा सुधार क्या किया था, आर्थिक। आर्थिक मतलब बबुआ पैसा होता है, कहते ना, बड़ा तंगी चलता, आर्थिक स्थिति सही नहीं बा, तो वह आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसा, समझो, पैसे से संबंधित। उसने पेरिस में एक बड़ा सरकारी बैंक बनाया। पेरिस में बैंक का नाम दिया, लेकिन इतना याद करो, उसने पेरिस में एक बड़ा सरकारी बैंक बनाया। नमक और शराब पर टैक्स लगाया, मजदूरों की मजदूरी तय की, और चोरी, कालाबाजारी व सट्टा लगाने जैसी गलत चीजों को रोकी। देखो ध्यान से, यहाँ क्या कर रहा है, आर्थिक से संबंधित है। उसने पेरिस में एक सरकारी बैंक बनाया। क्या ये पैसों से संबंधित नहीं है बैंक, है ना, तो इसलिए आर्थिक सुधार, उसने पेरिस में क्या बनाया, बैंक बनाया। नमक और शराब पर टैक्स लगाया, किसने, नमक और शराब पर टैक्स लगाया।
मजदूरों की मजदूरी तय की। मजदूरों की उसने क्या किया? मजदूरी तय की। जिससे पहले ये था ना कि कोई काम करता था ना तो मजदूरों को मजदूरी सही से नहीं मिलता था। उसी काम का मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है और ये लोग एक काम करने गए हैं घर बनाने वाला। ये भी 8 घंटा काम कर रहा है, घर बना रहा है, ये भी 8 घंटा काम कर रहा है, घर बना रहा है। लेकिन इस व्यक्ति को 500 मिल रहा है, इस व्यक्ति को कितना मिल रहा है? 500, जो कि काम एक जैसा, दोनों मिस्त्री हैं। तो कहीं-कहीं वेतन ज्यादा था और कहीं-कहीं कम था। तो इसने क्या किया? मजदूरों का वेतन तय किया। तो भी पैसे से संबंधित है कि नहीं? है, बिल्कुल है। और उसने क्या किया? तय की। और चोरी, कालाबाजारी यानी घूसखोरी व सट्टा लगाने जैसी गलत चीजों पर रोक लगाई। उसने क्या किया? घूसखोरी खत्म कर दिया, चोरी खत्म किया और सट्टा-वट्टा लगाने पे क्या कर दिया? रोक लगा दिया। बहुत सही। तो सट्टा-वट्टा बाजार में पैसा लगाना ये सब क्या है? ये आर्थिक तो संबंधित है ही, पैसे से संबंधित बात है ना, इसलिए आर्थिक संबंधित सुधार। धार्मिक सुधार, धार्मिक सुधार क्या होता है? धर्म से, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, धर्म से संबंधित। जैसे कि इस समय बागेश्वर बाबा धाम धर्म के बारे में अपना एक क्या निकाले हैं? यात्रा, पता नहीं कौन-सा यात्रा निकाले हैं। उसका एक ही उद्देश्य है कि भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना। अब आप खुद समझिए उनकी बातें सही हैं कि गलत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ पर सारे देशों का धर्म है, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा है भारत सारे धर्मों का पालन करेगा। अब उनकी बातें क्या है, क्या नहीं, उसपे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। न्याय संबंधी सुधार, न्याय मतलब किसी के लिए सही, गलत या सही के बारे में फैसला करना और न्याय है। उसने सख्त और साफ साफ कानून बनाए जिन्हें नेपोलियन कोड कहा जाता है। यह उसका सबसे बड़ा काम माना जाता है। नेपोलियन ने एक सख्त, देखो मैं एकदम लो लैंग्वेज का यूज किया ताकि तुम्हें याद करना आसान रहे। ये सख्त सख्त साफ साफ थोड़ा कठिन है, आप जाके देखिए कहीं और, मैंने बहुत आसान बनाया। उसने क्या किया? सख्त और साफ सफल में उसने कानून ऐसा बनाया कि सबके लिए एक जैसा हो और कानून समझ में आए। ऐसा सख्त मतलब उसके कानून को तोड़ने पर आप मतलब सिंपल सा आप कानून का तोड़ ही नहीं सकते। तोड़ोगे तो कोई हो सकता था कि कानून तोड़ने पर कोई सजा हो, बहुत भयानक, इसलिए सख्त कहा जा रहा है। साफ कानून बनाए जिन्हें नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने जो अपना कानून बनाया था, उस कानून को क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड। और ये ध्यान दीजिए, इसे काले से लिखिएगा, नेपोलियन कोड कहा जाता है। यह उसका सबसे बड़ा काम माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नेपोलियन का सबसे बड़ा सुधार क्या था, तो कहिएगा नेपोलियन ने जो कानून बनाया था वो सबसे बड़ा सुधार था। अब अगले हम बात करें नेपोलियन ने शिक्षा सुधार। नेपोलियन ने कौन-कौन सा सुधार किया? शिक्षा सुधार। उसने शिक्षा व्यवस्था सुधारी और पेरिस में एक बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया। और देखो उसने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था सुधारी और पेरिस में एक क्या बनवाया? विश्वविद्यालय बनवाया। अब इससे फायदा ये, सार्वजनिक सुधार, समझाने की बात नहीं है। सार्वजनिक मतलब पब्लिकली, जैसे रोड, कुआँ, ये सब क्या है? सार्वजनिक है, पाइप एंड पाइप। नेपोलियन ने बेरोजगारी कम की और लोगों की यात्रा आसान करने के लिए 229 पक्की सड़कें बनवाई। धन्य हो नेपोलियन। नेपोलियन अरे बढ़िया आदमी हो भाई तुम तो। देखो नेपोलियन ने कितनी पक्की सड़कें बनाई, काला पेन से लिखना, 229 पक्की सड़कें बनाई और बेरोजगारी कम की और लोगों की यात्रा आसान की। उसने बेरोजगारी कम की मतलब रोजगार दिया। अब देखो ध्यान से, मजा आ गया। नेपोलियन मस्त आदमी है। जब सड़क बनवाया तो सड़क बनवाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे बेरोजगारी क्या हो जाएगा? कम होगा। और सड़कें भी बन गई, लोगों की बेरोजगारी भी कम हो गई, लोग कम से कम 229 सड़कें भाई उस समय बहुत बड़ी बात होती है, कोई पक्की सड़कें। आज जैसे योगी मोदी के राज में सड़कें कुछ हो या ना हो, लेकिन सड़कें भाई मस्त है। आप समझिएगा नेपोलियन ने और क्या किया? सार्वजनिक सुधार। अब ये था हमने जो पढ़ा, अभी तक ये पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। हमने ये पढ़ा कि नेपोलियन ने कौन-कौन से सुधार किए। एक बार हम क्विक रिवीजन, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई समझाने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, उसने क्या सुधार किया था? शासन संबंधित, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, न्याय सुधार, शिक्षा सुधार और सार्वजनिक सुधार। अब जब इंसान कोई बदलाव करता है, कोई सुधार करता है, तो उस परिवर्तन होता है। अगर आप अपने अंदर कोई बुराइयां हैं अगर उसे बदले तो क्या आपके जीवन पे असर नहीं पड़ेगा? वही है। अब इसका असर क्या है?
तो अब एक बात बता रहे, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो किसका आंसर है? नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन। अगर इतना बस ये आएगा तो मेरे भाई केवल यहां तक लिखना, केवल यहां तक लिखना, ये यहां तक लिखना, 6 पॉइंट तक बस इतना लिख के आ जाना, तुम्हारा एक नंबर भी भाई कटने वाला नहीं है। अब भाई कुछ लुल्ला ऐसे होते हैं, कौनो क्वेश्चन एमन से पूछ लेता है, कौनो क्वेश्चन पूरा लिख के आते हैं। देखिए लिख देंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन टाइम फालतू में वेस्ट होगा, नंबर उतना ही मिलेगा। इसलिए 6 पॉइंट लिखिएगा अगर वो पूछेगा तब। अब देखिए ध्यान से, और भी उसमें पूछा था नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव, असर यहाँ लिखा ना, तो इसका मतलब प्रभाव भी होता है, क्या प्रभाव पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन ने जो सुधार किया था, उस नेपोलियन के सुधारों का असर, असर यानी प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान दिया। यूरोप में लोग बराबरी और न्याय की बात करने लगे। जाहिर सी बात है, नेपोलियन ने जब ऐसा काम किया तो अब यूरोप के लोग क्या करने लगे, ये देखिए यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है। यूरोप क्या है, महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप। हो सकता है मेरा हिंदी गलत हो, हिंदी मुझे बहुत आता नहीं है। महाद्वीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जमीन, बहुत बड़े पैमाने पे जब कोई जमीन होता है, स्थल होता है, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो ध्यान दो, यूरोप में लोग अब क्या करने, बराबरी और न्याय की बात करने लगे, क्योंकि अब उसने अच्छा कानून बनाया था, सबको न्याय मिल रहा था, तो अब सब लोग इसी की बात कर रहे थे। अब मेरी बात करने लगे, लोगों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी। मतलब अब लोगों को लगा, अच्छा जागरूकता मतलब नेपोलियन ने अच्छी अच्छी कानून बनाया था, अब लोग जागरूक हुए कि अच्छा मेरा भी अधिकार है, वो अधिकार कैसे ले सकते हैं। अब कई जगहों पर एक समान टैक्स लगाने शुरू किए हुए। अब देखिए कहीं कहीं टैक्स ज्यादा था, कहीं कहीं कम था, तो इसने एक काम अच्छा किया, टैक्स एक समान करना शुरू किया। मान लो ए है और बी है, यहाँ एक ही देश में यहाँ पर टैक्स चीनी पे मान लो 10% लग रहा है, और यहाँ टैक्स चीनी पे 18% लग रहा है। तो एक बात बताओ, चीनी यहाँ पे भी, चीनी वहां, एक ही देश में, तो ये टैक्स सही तो है नहीं। तो नेपोलियन ने कहा नहीं, एक चीज पे हर जगह टैक्स क्या होगा, एक ही जैसा होगा। यूरोप में इतनी अच्छी बात है कि अरे यार नेपोलियन कहाँ, अरे यार इतना बढ़िया इंसान, गजब। यूरोप में सामंती व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हुई और किसानों को भारी कर और दासत से छुटकारा मिला। अब देखो ध्यान से, सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें होता क्या है, यूरोप में सामंती व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हुई और किसानों को भारी दासत से छुटकारा मिला। अब दासत क्या होता है, दासत को दासत्व भी कहते हैं, दासत्व क्या कहते हैं, दासत्व कहते हैं। दासत्व मतलब क्या होता है, अच्छा पहले बता दे, समानती व्यवस्था का, तो समानती मतलब जिसमें जमीनों का ज्यादातर मालिक कौन होता है, वो आपके जमींदार होते हैं। जमींदारी की व्यवस्था को समझ सकते हो, समानती व्यवस्था है। अब यहाँ क्या, दासत्व का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जमींदारों के अंडर में रह के काम करता है, वो दासत्व कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात, उनकी जिंदगी आजादी नहीं होती, जमींदार जैसा चाहे वैसा काम उससे अपने खेतों में करवा सकता है, उसके हिसाब से उसे काम करना, जो कहेगा वही करेगा। ये समझ सकते हो दासत्व, दासत्व मतलब समझ लो दास है। लेकिन दासत्व का ये दासत या दासत्व का मतलब ये हुआ जो जमींदार का गुलाम रहे, उसी हिसाब से काम करना है। तो क्या हुआ, यूरोप में जमींदारी, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे खत्म किया और किसानों को भारी कर और दासत्व से छुटकारा दिया। भारी कर मतलब जो टैक्स था, किसानों को टैक्स लगता था, तो उसने क्या किया, किसानों पे जो टैक्स ज्यादा लगता था उस टैक्स को कम कर दिया और दासत्व वाली प्रथा भी खत्म कर दिया। दासत्व बताया अभी क्या होता है, ये रहा आपका प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा। अब मेरी बात समझो, कब कब क्या लिखना है। अगर नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है तो सिर्फ शुरू से लेके 6 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट हेडिंग लगा लगा लिखना है। अगर नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा, तब तो भाई आपको पूरा लिखना होगा। वो वाला क्वेश्चन आ गया तो पूरा लिखना होगा, क्योंकि देखो नेपोलियन कौन था, नेपोलियन देखो इसमें बताएगा नेपोलियन कौन, ये जवाब मिल गया। उसने सुधार कौन किया 6 तक,
क्या प्रभाव पड़ा, पूरा देखो यहाँ तक 4 तक। अगर 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 मुन्ना मेरे, अगर ये क्वेश्चन आ गया हीरो मेरे, नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो। तो भाई सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है। यानी आप अब समझ चुके कि प्रश्न जैसा कैसा आएगा वो आप पूछे और बता देंगे, उसी के अकॉर्डिंग जवाब देंगे। भाई साहब एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, लगता है मुझे बहुत फास्ट बताना पड़ेगा भाई, बहुत फास्ट। अब देखो अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, जरा समझने की कोशिश किया जाएगा, ध्यान देना। और मनवा तू क्या सोचता है, बूंदे बूंदे कैसे मैं कहूँ अनजाने रास्ता। देखो ध्यान से, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। संक्षेप मतलब छोटा सा। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, दोनों चीजें एक ही है, समझ सकते हो। अब एकीकरण का मतलब होता है एक साथ हो जाना, एकजुट हो जाना, सबको एक साथ रख के चलना, वो क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन है। अब लिखा है या, देखो एक प्रश्न, दो प्रश्न, इसी में तीन प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, या जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ये तीनों क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर होगा, यहाँ नहीं कोई बहुत वो है। तो ध्यान दो, बहुत फास्ट बताने वाला हूँ सर। जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा थी। राष्ट्रवाद का मतलब बताए थे अपने देश के लिए प्यार। जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा थी। 1848 जर्मन के लोग जो थे अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। 1848 में उन्होंने कोशिश की कि जर्मनी के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक ऐसा देश बनाया जाए जहां जनता द्वारा चुनी गई संसद राज करे। लेकिन यह कोशिश राजा, सेना और बड़े जमींदारों ने मिलकर रोक दी। देखो ध्यान से, जर्मन क्या था, अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। जर्मन के लोगों ने सोचा अब एक काम करते हैं, जर्मन बड़ा है, ये भी जर्मन का हिस्सा, ये भी जर्मन का हिस्सा, ये भी जर्मन का, सारे के सारे जर्मन का हिस्सा। अब एक काम करो, सबको जोड़ लो। जोड़ने के बाद अब यहाँ जो है राजा, जो राजा वाला सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम खत्म करके हम एक संसद बनाए। क्या बनाए, संसद बनाए। देखो जर्मनी के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक ऐसा देश बनाया जाए जहां जनता द्वारा चुनी गई संसद राज करे। संसद का मतलब समझ जाना, वहां अब राजा नहीं होगा, वहां चुना गया लोगों का नेता होगा। और राजा, राजतंत्र सही नहीं, प्रजातंत्र। जहां जहां संसद राज करता है तो समझ जाओ वहां क्या है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब जहां जनता द्वारा चुना गया क्या हो, राजा हो। ये ऐसा चुना गया। तो भाई साहब मिर्ची लगेगी, किसको लगेगी, ध्यान दो। इसमें जब संसद वाली बात आएगी तो एक नियम और कानून बन जाएगा, तब राजा अपनी वाली नहीं कर पाएगा। तो राजा कहता है ए बबुआ ठहर जा, क्या कहता है। लेकिन यह कोशिश राजा, ससुरा रजवा देखो क्या करता, सेना और बड़े जमींदारों ने मिलकर रोक दी। जमींदारों ने कहा अरे राजा साहब, देखा था वाह, एकदम जनता जो है ना, का कहा तो उनको संसद बनावल जाई। त राजा कह रहा है अरे मर्जी, ऐसा हो जाए तब तक गड़बड़ हो जाए। तब राजा का मिलो, हमन के पावर है, हमन के सब कुछ है, अंडरग्राउंड करो, रोको इन बेहूदों को। तो पता है इन लोगों पे अत्याचार किया गया और इस चीजों को रोक दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, पानी के बहाव को कब तक रोकोगे, वो जाएगा और अपना रास्ता बना लेगा। अभी आगे देखिए ध्यान से, एकीकरण की बात चल रही है, अभी एकीकरण नहीं हुआ। इसके बाद जब वो उनके द्वारा किए गए कामों, उनकी सोच को रोका गया, तो इसके बाद जर्मनी को जोड़ने का जिम्मा प्रसा ने लिया था। प्रसा ने लिया था, क्या लिया था, प्रसा। अब प्रसा क्या है, यूरोप का एक राज्य समझ सकते हो, सिंपल सी बात, ये एक राज्य, कुछ मत समझो, ये क्या है, राज्य है। इसके बाद जर्मनी को जोड़ने का जिम्मा क्या लिया था, प्रसा ने लिया। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने, इसी काला से लिखना, मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने इस काम को आगे बढ़ाया। देखिए वहां तो रोक दिया गया। प्रसा का एक क्या है,
कौन है? अगला हो मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने इस काम को आगे बढ़ाया। देखो उसने अपनी मजबूत सेना और अधिकारियों की मदद से यह काम किया। कौन काम किया? जर्मनी को एकीकरण करने का काम अब कौन कर रहा है? प्रसा के एक मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने किया। अपने मजबूत सेना और अधिकारियों की मदद से यह काम किया। 7 साल में प्रसा ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, कालस लिखेगा, फ्रांस से 3 बड़े युद्ध जीते। देखो कौन? 7 साल में प्रसा ने डेनमार्क से युद्ध जीता, ऑस्ट्रेलिया से जीता और फ्रांस से 3 बड़े युद्ध जीते। इन इन जीतों के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अगला, जब जब प्रसा ने इन्हें हराया, डेनमार्क को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, फ्रांस को हराया, इसको हराने के बाद जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण। यानी जर्मनी में जो अलग अलग लोग, अलग अलग जगह था, अलग अलग एरिया बना था, उन सबको क्या कर दिया गया? जोड़ लिया गया। मतलब जोड़ने का सेंस मतलब सब लोग एक साथ हो गए। जनवरी 1871 में वर्साई में एक समारोह हुआ। वर्साई जगह में एक समारोह हुआ जिसमें प्रसा के राजा विलियम प्रथम को पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ध्यान देगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भले वर्साई में ये क्या हुआ? समारोह हुआ जिसमें प्रसा के राजा, ध्यान देगा, क्या कहते हैं, जर्मनी का एकीकरण कराने में बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन लास्ट और अंत तक ले जाने का काम किसने किया था? प्रसा वाले ने किया था। प्रसा राज्य ने किया था। एक राज्य था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण। आपने देखा कि जर्मनी का एकीकरण किस तरह हुआ। तो ये नोट्स में जरूर बनाया करिए आप लोग। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो लिटरली बता रहे मजा नहीं आने वाला है। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं। जब मैं बताता हूँ जैसे कि, तो वहां पर चीजों को जरूर आप नोट डाउन कर लिया करिए। अब सुनिए, हमारा जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। इसे आप चाहे तो इसकी शॉट ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है और ये आंसर यहाँ आप खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन, ऑटोवान बिस्मार्क कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑटोवान बिस्मार्क कौन था? सॉरी 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 तुझे छूले, वो देखने आया था कि कहीं वीडियो न कट जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ाता जाता हूँ, पता चलता है कि स्टोरेज फुल हो गया है, तो डर लगता है इतना सारा मेहनत भी बेकार हुआ। ऑटोवान बिस्मार्क कौन था और वो क्यों प्रसिद्ध है? पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब देखो ध्यान से, ऑटोवान बिस्मार्क कौन था? वह ऑटोवान बिस्मार्क कौन था और वो क्यों प्रसिद्ध है? या ऑटोवान बिस्मार्क कौन था, जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका क्या, वर्णन करो। ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। चलिए, मजा वाली बात। ऑटोवान बिस्मार्क प्रसा का, ऑटोवान बिस्मार्क क्या है ये पूछा गया ना। ऑटोवान बिस्मार्क प्रसा का प्रमुख मंत्री था। अभी तो आपने देखा, अरे मोरे भैया, प्रसा में ही था ना ऑटोमान बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का क्या किया था? एकीकरण किया। तो वही क्वेश्चन है, समझ लो। ऑटोमान बिस्मार्क प्रसा का प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रसा के ऑटोमान बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। ध्यान दिया, नेशनल असेंबली भंग होने, भंग मतलब एक तरीके से कोई चीज मान लो चल रहा है, उसको खत्म कर देना, उस काम को भंग होगा। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रसा के ऑटोमान बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। मतलब इसने क्या किया था? ऑटोमान बिस्मार्क ने जर्मनी का क्या किया था? नेतृत्व संभाला था। नेतृत्व मतलब एक तरीके से उसको देख रेख करना। मान लो कोई युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में कोई एक तो मैन होगा जो लीड करेगा, कब कहाँ जाना है, कब कौन से बम को ले जाना, कौन सा सेना कब जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कब युद्ध करना, कब नहीं करना, कोई तो लीड करेगा। तो ये जर्मनी का एकीकरण का जो लीड कर रहेगा वो कौन करेगा? ऑटोवान बिस्मार्क करेगा।
बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अरे भाई वही तो है, हार्टमान बिस्मार्क क्या है, प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था। और क्या हुआ, बस इतना लिखेगा, आटोमान बिस्मार्क क्या था, प्रसा का एक मुख्यमंत्री था, जिसको क्या कहा गया, वो उसने जर्मनी को एकीकरण करने का कार्यभार संभाला। ऐसे लिखा है, जर्मनी को एकीकरण करने का कार्यभार संभाला। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रसा से भाई उसी के देख रेख में, बिस्मार्क की, ऑटोमान बिस्मार्क के देख रेख में ही ना ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क और क्या था, फ्रांस को हराया जाता है, तो वो युद्ध जीतता है और वही युद्ध जीतने के बाद तीनों से जीतने के बाद ये एकीकरण हो जाता है जर्मनी का। वाह भाई, अरे सर मजा आ गया, उस क्वेश्चन से ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया, मरी मैया हो घोषित किया। वो है देखो जर्मनी का एकीकरण, ये भी है जर्मनी का एकीकरण, वो भी क्वेश्चन है, मिलाना जाके 18 जनवरी 1871 को वर्साय के विलियम को सम्राट घोषित किया। तो हम लोग पढ़े 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में, वर्साय में क्या है, महल, महल के अत्यधिक ठंडे शीर्ष महल में जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस सभा में देखो ध्यान से, सिंपल सवाल, वर्साय महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, कहाँ के, जर्मन, जो जर्मन था, जर्मनी था, वहां के क्या थे, जर्मन के जो राज्य थे, जर्मन में जो राज्य था वहां के राजकुमार, वहां के जर्मन में क्या होंगे, राजकुमार भी होंगे, वहां के सेना भी होंगे और प्रतिनिधि होंगे, प्रतिनिधि नहीं लिखोगे तब चलेगा, प्रमुख मंत्री आटवान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्री की एक बैठक हुई। इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में, मतलब उसके देख रेख में, किसके देख रेख में, काइजर विलियम प्रथम के देख रेख में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त हुई। वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया। देखिए इस पूरा जो है मेरे शब्दों में लिखिएगा, हूबहू आप इसे लिख लीजिएगा तो पर भी सही है, और जो मैं बता रहा हूँ उसे भी लिख लीजिएगा। सिंपल सी बात क्या था, आटोवान बिस्मार्क, यहाँ की बात से जो मैंने समझाया, आटोवान बिस्मार्क, देखो एक क्या था, वर्साय में एक शीश महल था, उस शीश महल में क्या होता है, जर्मनी के लोग आते हैं और एक, समझ सकते हो क्या होता है, कहाँ गए, एक बैठक होती है, उसमें राजकुमार होते हैं, सेना होते हैं, मुख्य मंत्री होते हैं और साथ ही साथ आटोवान बिस्मार्क होता है और उसमें जर्मनी का एक नया सम्राट घोषित किया जाता है। और फिर कह रहा है कि क्या है, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में ही होता है, इन्हीं इन्हीं की देख रेख में नया सम्राट घोषित किया गया था जर्मनी का। फिर कह रहा है कि आटोमान, मतलब प्रसा के नेतृत्व में, मतलब प्रसा के देख रेख में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। बस आप इतना लिख देंगे काम हो जाएगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी यार, कि दो देश पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद किस प्रकार विकसित हुआ। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम किस प्रकार, कह रहा है एकजुट होना, कोई देश का, कोई दो देश का नाम लो, कोई दो देश का एग्जाम्पल लो, इसमें तुम बताओ ना, वो देश आपस में एकजुट हो गए थे, वहां के लोग, मान लो भारत है, भारत में सब बिखरे हुए हैं, तो वो एक हो गए, भारत में एक हुए थे जब देश आपका गुलाम था, तो उस समय एक थे, धीरे धीरे एकता आई। तो कह रहा वैसे एक समय था, समय कौन सा था, 19वीं सदी। 19वीं सदी का मतलब होता है 1801 से लेके 1900 तक के बीच के समय को क्या कहेंगे, 19वीं सदी कहेंगे। तो इस समय में ऐसे दो देश का नाम बताओ जो आपस में एक हो गए थे, वो देश अलग थे और आपस में एक हो गए,
अपना एक अलग देश बना ले, ये भी कह सकते हो। तो देखो उत्तर क्या है, 19वीं सदी में यूरोप यूरोप बहुत बड़ा महाद्वीप है। यूरोप में राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कह रहा है कि एक समय है, यूरोप बहुत बड़ा है, यूरोप में बहुत सारे देश है इसके अंदर। तो कह रहा है जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया में आपका भारत भी आता है, वैसे कह रहा है यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश है। तो यूरोप में 19वीं सदी में राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से बढ़ी, मतलब देश के प्रति प्रेम करने की भावना क्या हुई, बहुत तेजी से बढ़ी। लोग अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म और इतिहास के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। स्वतंत्र मतलब जिसपे कोई और राज न करे, जिसपे हर कोई क्या हो, आजाद हो। तो किस बेस पे, 19वीं सदी में यूरोप के लोगों ने क्या किया, कई देश था यूरोप में, तो अलग अलग देश वालों ने क्या कहा, हमारा एक देश होगा, हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। किस बेस पे, हमारी भाषा के बेस पे, अपनी भाषा और संस्कृति और धर्म और इतिहास, इतिहास भूल जाओ, अभी बस इतना ध्यान दो, अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म। जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे यूरोप में, मान लो ए बी सी डी। अभी ए जो है, इसकी भाषा मान लो हिंदी है, और बी है, इसकी भाषा भी क्या है, हिंदी है। तो ए और बी की भाषा क्या हो गई, हिंदी। और ये दोनों लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को। तो इन्होंने कहा एक काम करो, हम लोग का धर्म और भाषा दोनों क्या है, एक ही है, और हम लोग का रहन सहन भी क्या है, एक ही है, संस्कृति एक ही है, तो हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। यही कह रहे हैं, भाषा और संस्कृति और धर्म के आधार पे लोग अपना अपना एक राष्ट्र बनाने की मांग किए कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारा एक अपना राष्ट्र होगा। मतलब अब देखो लोग एक हो रहे हैं, भले अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म और इतिहास के आधार पे कि लोगों, इतिहास ना ध्यान दो, क्योंकि इतिहास का मतलब बीता हुआ कि हम लोग पहले क्या थे, कैसे नहीं थे, हमारा किससे संबंध, उन सबको लेके अपना एक राष्ट्र बना रहे थे। तो राष्ट्र बनाना, ये राष्ट्रवादी भावना है कि नहीं, लोग अपने प्रति जागरूक हुए कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, हमारा एक नया राष्ट्र होगा, देश होगा। बेल्जियम और पोलैंड इस प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कह रहे 19वीं सदी में बहुत सारे ऐसे देश थे, लेकिन बेल्जियम और पोलैंड एक ऐसा देश था कि जो 19वीं सदी में, मैं दो दो देश का नाम ले रहा हूँ, और भी देश है लेकिन दो ही देश की बात कर रहा हूँ। तो बेल्जियम और पोलैंड बोले भिड़ो, अपने को अलग राष्ट्र बनाने का, अब हम लोग बहुत रहे बिखरे हुए, तहस नहस हुए, अब एक होने वाले का। तो ये कौन बोलता, पहले बेल्जियम बोलता था, अरे ला, तो पोलैंड का था, जब बेल्जियम बनाएगा तो मैं भी बनाएगा अपना एक राष्ट्र, तो अलग बनाएगा। अब भाई साहब अभी यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो दो देशों का लेना था। तो बेल्जियम का निर्माण, तो बेल्जियम कैसे, बेल्जियम में राष्ट्र कैसे उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद, तो देखिए 1815 की वियना कांग्रेस ने बेल्जियम को जबरदस्ती हॉलैंड ने वियना कांग्रेस ने बेल्जियम को जबरदस्ती हॉलैंड से मिला दिया। कौन कांग्रेस, वियना कांग्रेस ने क्या किया, बेल्जियम को जबरदस्ती ससुर हॉलैंड से मिलाया। तो वियना कांग्रेस क्या कहता, ओए सुनो सुनो, आज के बाद से बेल्जियम हॉलैंड से के साथ रहेगा। कहा वोला वीरू, ऐसा कैसे हो सकता है, बेल्जियम का तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हॉलैंड का धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, दो धर्म वाले एक साथ कैसे रहने लगेंगे। कहता बोल रहा है ये क्या होने वाला, दोनों देशों के धर्म अलग थे। बेल्जियम का धर्म क्या था, कैथोलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम का धर्म क्या था, कैथोलिक। हॉलैंड का जो धर्म था वो प्रोटेस्टेंट था। तो भिड़ो अब यहाँ बात होने वाली है। बेल्जियम कहता है हॉलैंड से, भाई मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता हूँ, तुम्हारा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। तो हॉलैंड कहता है वीरू, मेरे को भी तेरे साथ नहीं रहना है। तो क्या वियना ने किया था, वियना कांग्रेस ने, तो अब बवाल होने वाला भाई। देखो ध्यान से, जब हॉलैंड के राजा ने बेल्जियम में प्रोटेस्ट शिक्षा लागू करने का आदेश दिया, हौला, हॉलैंड से जुड़ा बड़ा खराब है। हॉलैंड का किया ना, कहे ए, हॉलैंड चाचा कह रहे हैं बेल्जियम को, ए बेल्जियम वाले, अब तुम लोग पता क्या पढ़ोगे, हमारे धर्म की पढ़ाई करोगे। देखो देखो देखो, कहा हॉलैंड के राजा ने बेल्जियम में प्रोटेस्टेंट शिक्षा लागू करने का आदेश दिया। देखो देखो, एक कौन है, बेल्जियम है, और कौन है, हॉलैंड है। हॉलैंड का धर्म क्या है, प्रोटेस्टेंट है। तो हॉलैंड ने कहा अब जो होगा बेल्जियम में किसका धर्म की शिक्षा दी जाएगी, प्रोटेस्टेंट। तो एक बात, तुम्हारे हिंदू धर्म में किसी और का देश का धर्म के बारे में कहा जाएगा तो तुम नहीं, हमें लगता है तुम नहीं, हिंदू हो और मुस्लिम धर्म के बारे में तुम्हें पढ़ाने की बात करें तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये तो वीरू, ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, मैं तो नहीं करने वाला हूँ।
आदेश दिया, जिससे वहां असंतोष बढ़ गया। अरे आप तुम समझो, कोई कैसे रह सकता है? झगड़ा बवाल तो होना तय है। हम लोग तो मर्दी ऊंचा ऊंचा भी कमरिया मेरी फाड़ देती। बेल्जियम के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया, बड़ा विरोध किया भाई। इंग्लैंड ने भी बेल्जियम का समर्थन किया। हैला, इंग्लैंड जैसे होता है ना बड़का भाई, तो ये बड़का भाई बन के आया। कौन आता भाई? इंग्लैंड। कहता है बेडू बेल्जियम, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कौन कहता है? इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड हीरो बन गया किसके लिए? बेल्जियम का। बेल्जियम का साथ किसने दिया? इंग्लैंड ने। तो कहानी याद करना, बेल्जियम का हीरो कौन बनता है साथी? इंग्लैंड बनता है। इंग्लैंड आ कहता है भाई मैं तेरा साथ दूंगा। अब हालैंड का, अब देखो हुक्की पुक्की गर्म हो गई बात, का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप 1830 में बेल्जियम स्वतंत्र हो गया और वहां संवैधानिक शासन स्थापित किया। और परिणाम स्वरूप जब पता है इंग्लैंड वाला उसका साथ देता है ना, तो हॉलैंड उसका साथ छोड़ देता है। मतलब हॉलैंड कहता नहीं भैया, नहीं भैया, तू अलग रहो। अब हॉलैंड अब ऐसा नहीं अत्याचार करता है, हॉलैंड अलग हो गया और बेल्जियम अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाया और वहां एक संवैधानिक शासन स्थापित हुआ, जिसके द्वारा अब वहां पे नियम कानून बना दिए गए। अब वहां चलेगा सब कुछ बढ़िया मस्त हो रहा। तो देखो तुमने सीखा ना कि किस तरीके से इसका राष्ट्र निर्माण हुआ। राष्ट्र निर्माण हुआ कि नहीं? बेल्जियम अलग था, बेल्जियम के लोग अलग थे। वहां पे जब उनके साथ अत्याचार किया गया, वहां पर किसी और धर्म के बारे में पढ़ाए जाने की बात की, तो बेल्जियम वालों ने इसकी बात नहीं मानी। सारे भाई ना, ये तो गलत होने वाले सब बेल्जियम वाले। अब ऐसा नहीं होगा। वो कहता अरे ससुरा तेऊ बेल्जियम वाले तोरो धर्म हमारा धर्म एक कहावा कुल कुल मिले चला। लेकिन हॉलैंड का सबक सिखाए, तब फिर भी बेल्जियम के लोग जीत नहीं पा रहे थे, तो आता कौन है? इंग्लैंड। तो इस तरीके से बेल्जियम में एक राष्ट्र की भावना आई। बेल्जियम के लोगों में राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है और बेल्जियम अपना एक नया राष्ट्र बना लेता है। गुड। अब आगे भाई, मैं चाहूं तो आपको नॉर्मली बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप, इतिहास थोड़ा बोरिंग होता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई तुमको मजा आए, एकदम मजा आए। मानोगे नहीं, एक आंसर लिखने के लिए मुझे 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, इवन आधा घंटा लग जाता है। सच बता रहे, दिल से बता रहे, मजाक नहीं। मुझे अगर एक क्लास पढ़ाना होता है तो उसके पीछे मुझे 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। मैं भाई साहब 2.5 से 3 घंटा में केवल कंटेंट राइट करता हूँ कि बेहतर कैसे होगा, शब्द इजी कर देखना, सारे शब्द इजी होंगे, कठिन शब्द होगा ही नहीं। होगा भी तो बहुत रेयर केस में, रेयरिस्ट होगा। पोलैंड में राष्ट्रवाद, हमने बेल्जियम की बात की तो पोलैंड की बात किया था। पोलैंड में देखो वियना संधि। वियना संधि, संधि क्या होता है? जब कोई चीज समझौता होता है, वियना में संधि हुआ था, उस संधि का मतलब होता है समझौता। तो वियना में क्या हुआ था? संधि यानी समझौता। वियना संधि ने पोलैंड को कई भागों में बांट दिया। अल्लाह, वियना में एक संधि हुआ, कई लोग भीड़ लोग इकट्ठा हुए, तो वियना के संधि में कहा गया सुनो, पोलैंड को अब हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, तुम्हारी औकात ऐसी वैसी करेंगे। ठीक भाई भैया, किसको बांटा गया? काफी कौन बांटा ले भाई, हम बुलक्कड़ बैठे थे। किसको बांटा गया? पोलैंड को टुकड़ों में बांट दिया गया। ये संधि होती है, सभा बैठती है। पोलैंड पोलैंड को भाई सब बांट दिया जाता। पोलैंड भाई चुप रहेगा? भाई तुम्हारे परिवार को बांट दिया, भाई को अलग, सबको अलग, माँ बाप को अलग, कोई बाहरी वाला अलग कर रहा है। एक ना एक दिन तो समझ जाओगे, भाई भाई एक हो जाओगे। अला चलो बांट दिया। मतलब वियना संधि में, वियना संधि होती है, पोलैंड को कई भागों में बांट दिया और उसका बड़ा हिस्सा रूस को दे दिया गया। अरे तो ये वियना संधि में पोलैंड को बांट दिया गया। मान लो ये पूरा का पूरा पोलैंड है। भाई साहब इंक तो नीचे है, चल नहीं रहा है। देखो ये हमारा क्या है? पूरा पूरा पोलैंड है। मान लो पोलैंड का ये कई भागों में बांटा गया, ऐसे ऐसे, ये इसे किसी और को दे दो, इसे किसी और को दे दो। लेकिन ये सबसे बड़ा हिस्सा पोलैंड का जो जगह है, इसे किसे दे दिया गया? रूस को। वियना को कई भागों में बांटा गया, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा किसको दिया गया? रूस को। रूस तेरी खैर नहीं। हाँ? पोलैंड के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाना चाहते थे। पोलैंड के लोग देखिए, जब पोलैंड के लोगों को बांटा गया, वो अलग गया, वो अलग गया, वो अलग गया, सब मिलने लगे। तो पोलैंड में कोई तो हीरो बन के आएगा। अभी देखिए कौन आता है। तो पोलैंड में, ए सुनो सुनो, हम लोगों को अलग नहीं होना है। हम लोगों को जो अलग किया जा रहा है ना, अलग नहीं होंगे। सबको समझाया गया, सुनो, अपनी भाषा हम भूलेंगे नहीं, अपनी भाषा के लिए लड़ेंगे, अपनी धर्म के लिए लड़ेंगे, चाहे हमें जान क्यों नहीं गंवानी पड़ी। ये कौन कहते हैं? पोलैंड के लोग कहते हैं। तो आई ला, सच्ची कह रहा है। हम लोग पोलैंड के
पोलैंड वाले एक हो जाएंगे और इनको दिखा देंगे वियना संधि में जो ये समझौता किया गया, जो रूस को दिया गया, हम सब एक हो गए। तो चलो पोलैंड भाई कहा अपनी भाषा और संस्कृति को बचाना चाहते थे, इसलिए उनमें राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा। राष्ट्रवाद मतलब एक हुए। देखिए किसी भी इंसान को एक होने के पीछे कोई ना कोई वजह होता है। यहाँ पर इन्हें अलग किया गया, ये अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए एक हो गए। राष्ट्रवाद की भावना। 1848 में और वारसा पोलैंड और वारसा में क्रांति शुरू हुई, लेकिन रूसी सेना ने इसे कठोरता से दबा दिया। देखिए पोलैंड और वारसा में क्रांति शुरू हुई, लेकिन रूसी ने क्या कर दिया, इसे कठोरता दबा दिया। नहीं नहीं युद्ध नहीं होना है, युद्ध नहीं होना है। रूसी बड़ा हैरान करे, लेकिन रूसी सेना ने इसे कठोरता से दबा दिया। फिर राष्ट्रवादियों ने संघर्ष जारी रखा और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। देखो ध्यान से, सिंपल सवाल, पोलैंड के लोग अब क्रांति कर रहे हैं। कब क्रांति किया गया था, ये डेट जरूर याद करना प्लीज भाई, प्लीज डेट जरूर याद करना, लिखना। 1848 में पोलैंड और वर्षा में क्रांति हुई, लेकिन क्या किया, रूस वालों ने दबा दिया, क्योंकि रूस वाले अगर एक क्रांति हुआ तो जीत हासिल किसकी होगी, पोलैंड का। तो इसलिए रूस वालों का गड़बड़ है। वो रूस का मालिक कहता है यार कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ये क्रांति हुई तो हम लोग हारेंगे और उसके बाद सारे पोलैंड वाले एक हो जाएंगे। तो इस क्रांति को 1848 क्रांति को दबाया तो गया, इस क्रांति को रोक दिया गया, अत्याचार कर करके, मार मार के, कठोर दंड दे के इस क्रांति को रोका तो गया, लेकिन पोलैंड वाले बोले झुकेगा नहीं साला। पोलैंड वाले झुके नहीं भाई। जब झुके नहीं तो उन्होंने क्या किया, अपना एक संघर्ष किया, संघर्ष जारी रहा और दोबारा विद्रोह किया, और विद्रोह करते सफलता उन्हें क्या हो गई, हाथ भाई सफलता दोबारा मिस्टर सफलता मिली। इस तरीके से आपने क्या देखा, पोलैंड और बेल्जियम किस तरीके से अपना एक नया राष्ट्र बनाते हैं। पोलैंड वालों को अलग किया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया, रूस को सबसे बड़ा भाग दिया गया। पोलैंड लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए एक हो गए। और बेल्जियम को भी आपने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला जाता है। हॉलैंड वाला अत्याचार करता है और फिर उसका हीरो बन के आता है किसका, बेल्जियम का इंग्लैंड, और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और लड़ाई लड़ा जाता है। फिर से पोलैंड स्वतंत्र हो जाता है और अपना वहाँ कानून नियम लागू करता है और स्वतंत्रता से सब कुछ पालन करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, तो भाई साहब टाइम भले लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कितना ज्यादा टाइम टेकन हो रहा है, लेकिन भाई प्लीज ट्रस्ट करना, हम बहुत इजी तरीके से पढ़ा देंगे, बहुत हमको कठिन तरीके से पढ़ाना रहे तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, अगला है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, जाके देखना ना, अभी तो हम पढ़ाए थे, अभी देखना उसमें पढ़ाए हैं। जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, मतलब यूरोप में लोग एक पास होने लगे, जो भटके हुए थे यूरोप में, अलग अलग जो देश से, सारे देश अपना अपना एक देश बनाए और एक पास हुए। यूरोप के लोगों में जो भटकाव था वो यूरोप के प्रति प्रेम जगा। तो कह रहा है कौन कौन, जर्मनी ने कैसे, जर्मनी और इटली ने कौन सा योगदान दिया था, ऐसे कौन सा काम किया था जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम। बताइए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली और जर्मनी के एकीकरण में योगदान 150 शब्दों में लिखना है, इससे ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा। 19वीं सदी में ही आपने देखा, तभी भी आपने देखा था 19वीं सदी में ही वो सारी बातें हुई थी, जो बेल्जियम और पोलैंड की बातें थी। पोलैंड और बेल्जियम भी राष्ट्रवाद का योगदान है। अगर यहाँ इटली और जर्मनी बात की, अगर यहाँ पोलैंड और बेल्जियम की बात है, तब पर भी बेल्जियम वाली और पोलैंड वाली कहानी लिखना। फिलहाल 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा। लोग अपने अपने आप को किसी राजा की प्रजा नहीं मानते थे। यूरोप वाले बोले ए बेटो, अब हम लोग किसी राजा के अधीन नहीं रहेंगे, राजा पे अधिकार हमारा नहीं होगा, बल्कि एक राष्ट्र का सदस्य मानने लगे। कहे ना, अब हम अब राजा के अंडर में नहीं रहेंगे,
बल्कि एक राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जो स्वतंत्र हो, सबके लिए समान कानून बनाए। अब ये लोग होशियार हो गए। कभी भी राजा राजा वाला जहाँ शासन होता है वो सही नहीं है भाई। सदस्य मानने में भाषा, संस्कृति और इतिहास की समानता ने लोगों को एकजुट होने की शक्ति दी। देखो ध्यान से, जब राष्ट्रवाद की बातें चली ना, तो जब ये कहा गया देश के प्रति प्रेम, तो लोगों को समझाया गया कि ना, लोगों को छूट मिला। भाषा, संस्कृति और इतिहास की समानता, लोगों को सबको भाषा की समानता एक जैसी, अपनी अपनी भाषा बोलने की आजादी, अपनी अपनी संस्कृति जीने की आजादी। जब सबको ना आजादी मिलने लगी हर एक चीज में, लोगों ने यूरोप वाले का विरोध, ये सही है। सबको एक जैसा अधिकार हर एक मामले में बढ़िया है, तब सपोर्ट करेंगे। हर कोई अगर भाई बढ़िया चीज है, भाई भाई बढ़िया बढ़िया राष्ट्रवाद बढ़िया एक नंबर का है। लोगों ने एकजुट होने की शक्ति दी। इस राष्ट्रवादी भावना ने इटली और जर्मनी जैसे बिखरे हुए क्षेत्रों को एक राष्ट्र बनाने की दिशा दी। कह रहा है जर्मनी और हुआ क्या चीज कि जब ये बात सबको समान भाषा पे, सबको एक मतलब सबको अधिकार, एक जैसा अधिकार, कुछ भी जिसकी जो भाषा है बोले, जिसकी जो संस्कृति है अपनाए, और जिसकी जो इतिहास है अपने इतिहास को माने और उसके हिसाब से सबको एक जैसा अधिकार दिया गया। तो लोगों को अच्छा लगा, तो सब एक पास आना शुरू किए। जब एक पास आना शुरू किए तो लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना, देश के प्रति प्रेम करने की भावना जागी। और इस तरीके से इटली और जर्मनी जैसे बिखरे हुए, इटली बिखरा हुआ था, जर्मनी भी बिखरा हुआ था, इन सारे क्षेत्रों को एक राष्ट्र बनाने की दिशा में ले। इस तरीके से राष्ट्र, इटली के लोग एक हो गए, जर्मनी के लोग एक हो गए, क्योंकि उनको अब एक जैसा समान अधिकार मिलने लगा था। अब आगे देखो ध्यान से, इटली के एकीकरण नागरिकों को, हाँ, उस समय उसका कि उस समय यूरोप कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। यूरोप क्या था, कई कई छोटे राज्यों में बटा था। कब की बात कर रहा था, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। उस समय यूरोप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। जर्मनी और इटली भी कई भागों में विभाजित थे। जर्मनी और इटली भी अलग अलग भागों में क्या हुआ था, बटे हुए थे। इसलिए राजनीतिक एकता कठिन थी। मेरी बात समझो, जर्मनी जो है और इटली खाने वाला नहीं थे भाई। इटली ये अलग अलग, यहाँ के लोग आपस में बटे हुए थे। तो क्या यहाँ पर कोई कोई सरकार राज कर पाएगा? क्या कोई सरकार चलेगा? क्या कोई नियम फॉलो पाएगा? जब तक एकता नहीं रहेगा, जब तक सबकी सहमति नहीं होगी, तब तक वहां कोई नियम कानून लग नहीं पाएगा। तो वही कह रहा है कि राजनीतिक एकता कठिन थी। जर्मनी और इटली भी कई भागों में विभाजित थे, इसलिए राजनीतिक एकता कठिन थी। जब ये एक नहीं रहेंगे तो वहां पर कोई सरकार नहीं बन पाएगी। राजनीतिक एकता मतलब राज जो सरकार होगी उसकी उसकी बातों को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को मजबूती दी। 1789 पता है फ्रांस की क्रांति होती है। उस फ्रांस की क्रांति में लोगों को कहा गया, सुनो सुनो मेरी बातें गौर से सुनो, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, समानता हमारा अधिकार है, और भाईचारा हम लोगों में, भाईचारा हम लोग मिलजुल के रहेंगे। तो लोगों ने रोक कहा, यही तो बात बिल्कुल सही है। सब लोग सहमत हो गए, सब के सब सहमत हो गए। अच्छा, सब कोई सहमत हो गया ना भाई, जानते हो क्या होता है, शाम में एकता की भावना जागेगी। और जब एकता की भावना जागेगी, जब सब लोग, देखो ध्यान से, राष्ट्रवाद को मजबूती दी। नेपोलियन के कानून ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर राष्ट्रीय चेतना को और बढ़ाया। नेपोलियन भाई हीरो हो गया रे। नेपोलियन कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, नेपोलियन हाँ, नेपोलियन भाई अपना हीरो, क्योंकि नेपोलियन ने सबको क्या किया, समान अधिकार दिया, हर एक चीज में समानता दिया। तो नेपोलियन की बातों को सबको अच्छा लगा, और इससे सबके अंदर राष्ट्रीय चेतना यानी देश के प्रति प्रेम करने करने की भावना उत्पन्न हुई, और बढ़ावा मतलब सब सब लोगों ने देश से प्रेम करना सीखा। उन्होंने लगा हाँ सही है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि जब भाई मिलजुल के हम क्यों नहीं रहेंगे जब हमें हर एक चीज मिल रहा है। अगला है, इस प्रकार राष्ट्रवाद ने यूरोप में नए राष्ट्र राज्यों के निर्माण को संभव बनाया। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने यूरोप में नए राष्ट्र राज्यों के निर्माण को संभावना बनाया। मतलब कह रहा है इस प्रकार नया नया राष्ट्र राज्य बना,
जो भी राज्य थे सब में क्या हुआ, एकता हुआ। भाई साहब मजा आ जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है 1789, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, या फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। देखिए इन दोनों में से देखिए क्या, देखिए फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका जवाब क्या होगा बताएंगे, या फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए, इसका क्या जवाब होगा वो बताएंगे। तो फ्रांस की क्रांति का 1789 में जो हुआ था उसका प्रभाव, प्रभाव क्या है, ये क्या है, हम लोग क्या पढ़े जा रहे हैं, फ्रांस पर प्रभाव पढ़े। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस पर क्या प्रभाव हुआ था, राजा की पूरी शक्ति खत्म हो गई और जनता की शक्ति बढ़ गई। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो आपने देखा कि समानता हुआ। जब समानता हुआ वहां पर राजतंत्र खत्म, राजा की शक्ति खत्म और जनता की शक्ति बढ़ी थी। वही कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति बाद राजा की शक्ति खत्म हो गई और जनता की शक्ति बढ़ गई। लुई वंश का अंत हो गया। लुई 16वां जो था वो राजा था, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। और फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार बनी। लोकतांत्रिक सरकार मतलब जिसे जनता चुनेगी और सरकार काम तो करेगा लेकिन पावर सारा किसके पास होगा, जनता के पास होगा। तो मतलब लुई वंश क्रांति यानी राजतंत्र खत्म होकर कौन सा तंत्र आ गया, लोकतंत्र आया। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों पर नया समाज तैयार हुआ। कह रहा है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, अभी आपने देखा फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ क्या चीज, कैसा समाज तैयार हुआ, सब कोई आजाद रहा, सबको समान अधिकार मिला और सब कोई मिलजुल के रहा। ऐसा ऐसे विचार का क्या बना, समाज बना। अब सभी लोगों को कानून के समान बराबर माना गया। फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत प्रभाव पड़ा भाई। अब सब लोग क्या हो गए, कानून के समझ बराबर माना गया। राजा, अमीर और पादरी के खास अधिकार छीनने गए। जो राजा थे, अमीर थे और पादरी थे, ये जो बड़ी बड़ी जातियां होती थी, इनसे क्या खास अधिकार छीन ले गए। नहीं तो पहले क्या था ना, पहले के टाइम में जब ये 1789 का जब फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुआ तो उसके पहले राजाओं को ना विशेष अधिकार था, पादरियों को विशेष अधिकार था, अमीरों को विशेष अधिकार था, जो गरीबों को नहीं था, छीन लिया गया। कहा गया नहीं, ऐसा अधिकार नहीं, जो अधिकार सबके लिए वो वही अधिकार आपका भी होगा। देश के अंदर लगाए गए पुराने टैक्स खत्म कर दिए गए। जो था ससुरा कहाँ गई, कुत्ता, मर 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 गई, चुट्टा, ये चुट्टा का किया था, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जी, हर बात पे टैक्स, हर बात पे टैक्स, हर बात पे टैक्स। टैक्स मतलब कर, जो आप कपड़ा पहनेंगे ये पर टैक्स, गाड़ी खरीदेंगे ऊपर टैक्स, नमक खाएंगे ऊपर टैक्स, दाल खाएंगे ऊपर टैक्स, हर मामले में टैक्स। यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इतना टैक्स लिया जैसे लगाना बिरु लुई वंश टैक्स चोर, हर मामले में टैक्स चोर। तो हाँ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना, रिपब्लिक ना, अब ये नहीं चलने वाला है। सारे पुराने टैक्स को खत्म कर दिए गए, नए टैक्स लाए गए। और ऐसा टैक्स जो लोगों के लिए टैक्स दे लेकिन उन्हें प्रॉब्लम ना हो। पूरे फ्रांस में एक जैसी नाप तोल लागू की गई। पूरे फ्रांस में क्या किया गया, जैसे कि अगर 5 रुपया, मान लो 10 रुपये का आटा है, 1 केजी आटा का प्राइस कितना है, 10। तो मतलब कह रहा है कि सिंपल बात, ये ना समझो, समझ बस इतना। पूरे फ्रांस में एक जैसी नाप तोल लागू की गई। मतलब जो बाजार में जो मापन जो था, कहीं ज्यादा कहीं कम, सबके लिए एक समान हो गया। अगर यहाँ 5 रुपए किलो आटा है तो आपके वहां भी कितना होगा, 5 रुपए किलो। अगर इस क्षेत्र में 10 रुपया तो वहां भी कितना होगा, 10 रुपया। मतलब नाप तौल वाला जो सिस्टम था एक जैसा कर दिएगा। सड़कें, पुल, स्कूल और अन्य सुविधाएं सरकार ने जनता के लिए बनवाए। भिड़ू, मजा आ रहा है। हम फ्रांस में रहते तो मैं कहता वाह, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया बदल दी, इतने बढ़िया बढ़िया काम हुए। ये सरकार वहां की जब फ्रांस बनी, जब फ्रांस जीता, फ्रांस की क्रांति जब हुई, सॉरी, जब फ्रांस की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद ना इतने बढ़िया बढ़िया बदलाव, जैसे मोदी सरकार आई, कुछ किया हो या ना किया हो भाई, सड़कें हर जगह बनवाया। वही चीजें है कि प्राइवेट टैक्स खत्म कर दिए गए। और पूरे इसे अभी देखो फिर
भाई मुझे नहीं समझ में आता, सरकार काम कर रहा है, अभी लोग कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक है, कैसे हमारे समझ में आ रहा है। सरकार या तो काम कर रहा है, जैसे एनडीए बिहार में इतने बहुमत से जीत गया भाई साहब, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो पूरे फ्रांस में एक जैसे नाप तो लगभग सड़कें बनाई गई, सबके लिए सुविधाएं अच्छी दी गई। सरकार ने फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया। जो फ्रेंच, जो फ्रांस की जो भाषा थी, उसे कौन सी भाषा कहा गया, फ्रेंच भाषा को कौन सी भाषा बना दिया गया, राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। वे लोग खुश, अरे लाई फ्रांस की भाषा को राष्ट्रीय भाषा, मजा आ गया। और जो वहां का तिरंगा था, उस तिरंगे को कौन सा तिरंगा बनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज माना होता है, ध्वज मान लिया गया। अब यूरोप पर प्रभाव, ये देखो ध्यान से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, यूरोप पर प्रभाव। ये फ्रांस पे प्रभाव था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप पे प्रभाव। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, हमने पढ़ा फ्रांस पे प्रभाव तो पढ़ ही लिया, अब यूरोप पे प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। लेकिन है यूरोप पर प्रभाव, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद तेजी से फैल गया। मतलब देखो, जो चीज फ्रांस में था वही चीज यूरोप में, लेकिन अगर नहीं समझ थोड़ा बना बना के, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। राष्ट्रवाद में बार बार बताया, लोगों में लोकतंत्र और मानव अधिकार की भावना बढ़ी। मानव अधिकार मतलब जो मानव का अधिकार है वो सबके अंदर आ गया कि अच्छा हाँ ये मेरा अधिकार है, वो किया गया काम। कई देशों ने फ्रांस को देखकर राष्ट्र राज्य बनाने की शुरुआत की। कई देशों ने फ्रांस को देखकर, फ्रांस को देखा, और फ्रांस को देखकर लोगों ने कहा अब हमारा भी जो राज्य होगा, राष्ट्र राज होगा, राजा वाला नहीं सरकार होगा, जनता के द्वारा चुना गया सरकार होगा, क्योंकि ये बढ़िया लगा सबको। असमानता, अन्याय के खिलाफ आवाज उठने लगा, बढ़िया है। मतलब जब कोई असमानता करता था तो लोग उसके खिलाफ बोलने लगते थे, जब किसी के साथ गलत होता था तो लोग नहीं नहीं ये गलत है। यूरोप के कई राजा क्रांति से डर गए और लोगों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने लगे। पता है, जब यूरोप बहुत बड़ा था, उसमें कई राज्य थे अलग अलग भागों में, तो यूरोप के जो राजा थे वो डर गए। उन्हें लगा भाई अब हर जगह लोकतंत्र होगा, राजा का नहीं चलने वाला है। तो राजा बड़ा घबराया हुआ, अरे दादा हो दादा, और जो राजा, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, यहाँ कारण लिखना, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, का वर्णन कीजिए, और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यहाँ से ध्यान दो। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, देखो यहाँ से फ्रांस के क्रांति का यहाँ से आपका उत्तर है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण 1789 में फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई। इससे लुई 16वां वंश का क्या हो गया, अंत हुआ, और लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। देखो 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ, तो पहला हो गया। देखो यहाँ यार आज तो मेरा किस्मत थी, क्या किस्मत, कुछ नहीं, इंसान काम करे, चीजें होता रहता है, ये आम बात है। देखो ध्यान से, क्या था क्वेश्चन ये था ना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ध्यान दो इसमें आपका फ्रांस की क्रांति का आंसर है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। अब इसका कारण क्या है, अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक मतलब फ्रांस का शासक लुई 16वां कमजोर और अदूरदर्शी था। वह जनता की समस्या नहीं समझता था और सुधार करना नहीं चाहता था। हमें लगता है कि आप समझ गए, और उसकी जिद्दी नीति से जनता नाराज हो गई। तो मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूँ। वो कैसा था, लुईस लामा कमजोर और अदूरदर्शी। अदूरदर्शी मतलब वो जो काम कर रहा था वो ये नहीं जान पा रहा था कि आगे आने वाले समय में इसका क्या होगा, उसकी नीतियां, कि अगर हम ये नीति बनाएंगे तो आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद हमारी जनता को क्या फायदा होगा। तो ये सारी बातें उसको नहीं पता था। और अदूरदर्शी मतलब उसकी सोच दूर तक नहीं थी, आने वाले टाइम में क्या होगा ये सब सोच नहीं पाता था। वो जनता की समस्या नहीं समझ सकता था, ये तो आप समझ गए, हमें पता। वो जिद्दी नीति से जनता नाराज हुई। जिद्दी नीति मतलब वो जो नीति बनाता था, जो नियम कानून जनता को अच्छा लगे या ना लगे, भाई साहब वो पालन करा लेता था, इतना हरामी था ये। मध्यम वर्ग का उदय, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ जाना, फैक्ट्रियों को खुलना, ये क्या कहलाता है, औद्योगिक विकास। जब औद्योगिक विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आया, तो नया वर्ग आया। उस नया वर्ग का नाम क्या है, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को कहते हैं मिडिल क्लास लोग, कहते नहीं है। तो जब मिडिल क्लास जो था, मिडिल क्लास के लोग कैसे थे, जो नया वर्ग आया था किसकी वजह से आया था, औद्योगिक विकास, फैक्ट्रियां, मशीनें, टेक्नोलॉजी के होने की वजह से नया
वर्ग आया, वो वर्ग क्या था, मिडिल क्लास। इसमें कौन थे, वकील आते थे, शिक्षक आते थे, व्यापारी थे, तेजी से बढ़े। वकील, शिक्षक, व्यापारी, तेजी से इनकी संख्या बढ़ी। और ये जो वर्ग था ना, मध्यम वर्ग, ये पढ़ा लिखा था। क्या था, पढ़ा लिखा। और पढ़ा लिखा कौन सा चाह रहा था, लोकतंत्र चाहता था। लोकतंत्र मतलब ऐसा शासन जहां जनता का शासन हो, राजा का शासन न हो, लोकतंत्र चाहता था। इसीलिए इसने जनता का पूरा साथ दिया। इन लोगों ने जनता का क्या किया था, पूरा साथ दिया था, क्योंकि समझ रहे हो ये क्या चाहते थे, ये लोकतंत्र चाहते थे, राजतंत्र नहीं। और आपका देश भी क्या है, लोकतंत्र है। आम जनता की खराब हालत, जनता की देखिए, ये हेडिंग है, आम जनता की खराब हालत। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग मतलब बड़ी बड़ी जातियां जो थी, कुलीन वर्ग जो बड़ी जातियां थी, आराम से रहता था। लेकिन आम जनता महंगाई, भूख और करों से बहुत परेशान थी। गरीबी बढ़ने से जनता में असंतोष फैला। हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे, प्लीज सच बता रहे हैं, ये मेरी रोजी रोटी, मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ। मैं इससे ज्यादा पावरफुल तरीके से हंसा हंसा के बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन क्या बताऊं, सब बेकार हो गया। इतना मन से पढ़ाया था, सॉरी, बट लेकिन गरीबी बढ़ने से जनता में असंतोष फैल गया। मेरा उद्देश्य है कि आपका टाइम इस बार न जाए और आपको समझ में आ जाएगा। हमें लगता है ये लाइन बहुत आसान है, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यही दिक्कत है तो मैंने आपको बता दिया। आगे ध्यान दो। बहुत ज्यादा गरीबी आ गया था। मजदूरों की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा, कारखानों में मजदूरों से लंबे समय तक काम लिया जाता था, पर मजदूरी बहुत कम मिलती थी। दुर्घटना होने पर कोई सहायता नहीं मिलती थी, इसलिए मजदूर भी क्रांति के पक्ष में आ गए। तो कह रहा कि जो मजदूर थे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। होता क्या था, काम करवाते थे 15 घंटा और सैलरी 8 घंटे का मिलता था। अगर सरकार सरकार के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उस दौरान यदि आपको कुछ दुर्घटना होती है तो सरकार आपको मुआवजा देता है, आपको कुछ ना कुछ धनराशि देती है आपके परिवार को। लेकिन यहाँ पर कोई भी सहायता राशि नहीं थी। इसलिए मजदूर को भी लगा नहीं नहीं, हमें क्या करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए। इसलिए ये लोग भी क्रांति के पक्ष में आ गए। दार्शनिकों का प्रभाव, दार्शनिकों का मतलब ये देखो, ये हीरो थे, फ्रांस की क्रांति के ये हीरो थे। इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था। रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए विचार दिए। इन इन तीनों ने मिलके लोगों को बताया कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने मोटिवेट किया। और इन्होंने ये भी बताया कि समानता हमारे लिए बहुत जरूरी है और न्याय भी हमारे लिए कितना जरूरी है। लोग इनकी बातों से इतना प्रभावित हुए, लोगों ने कहा अब हम युद्ध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। वो वाला आंसर खत्म हुआ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, वियना संधि क्या थी और उसकी प्रमुख व्यवस्था क्या थी। वियना संधि क्या था, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद। 1815 में क्या था, नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। 1789 में युद्ध होता है तो वहां जीतता है, जो भी हो छोड़िए। 1815 में नेपोलियन हारता है। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप बड़ी के बाद यूरोप की बड़ी शक्तियां, यूरोप की ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या थी, यूरोप की बड़ी शक्तियां थी। इन्होंने यूरोप में, ये जब हारता था, इन्होंने यूरोप में शांति और स्थिरता कि अभी तो हार तो गए हैं, अब यूरोप में शांति न भंग हो, सब एक साथ रहे। इन्होंने क्या किया, एक शहर में इकट्ठा हुए। उस शहर का नाम क्या था, वियना। इस शहर में क्यों इकट्ठा हुए थे, ध्यान दीजिएगा। इस बैठक को वियना कांग्रेस कहा गया। क्यों हुए थे, कि जो यूरोप में अशांति न रहे, शांति रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए विचार विमर्श विमर्श करने के लिए ये लोग वहां पहुंचे थे। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, किस शहर में, वियना शहर में। और इस टॉपिक पे बात करने जब पहुंचे, और जो इस बात करने को जो जो बैठक था, इस टॉपिक पे बात करने को बैठक को वियना कांग्रेस कहा गया। समझ में आया? कि वहां शांति व्यवस्था बनी रहे यूरोप में। इस टॉपिक पे वियना में जब जो बैठक हुई थी, उसी बैठक को क्या कहा गया था, वियना कांग्रेस कहा गया, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख ने की। तो कह रहा है कि जब ये वियना कांग्रेस हुआ था, ये जो बैठक हुआ था, इस बैठक में जो मेन लीड रोल अदा किया था, जो सबकी बातों को सुन रहा था, देख रहा था, फैसला ले ले रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा था, मैटरनिख था। कौन था, मैटरनिख था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था, इसका इसका यहाँ का मेन नहीं था, यहाँ का मेन नहीं था, यहाँ का मेन, सब जो मेन चुना गया था ये था। ये सब चीजों को नोट कर, उसका नाम क्या था,
चांसलर मैटरनिक ने की। यहाँ हुई चर्चा के आधार पर वियना संधि हुई। वियना संधि, संधि मतलब क्या होता है? समझौता। ये संधि ये संधि कहाँ हुआ था? खांसी आने लगा भाई, उसमें बहुत एफर्ट लगाए थे, दिन भर पढ़ा और रात में वीडियो बनाओ 2 घंटा 1.5 घंटा से, और ऐसा हो जाए तो कितना कष्ट होता होगा सोचिएगा। तो ये वियना संधि क्यों कहा गया? ये जो संधि मतलब क्या था? समझौता। ये जो समझौता हुआ था, समझौता हुआ था, कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था, इसलिए इसे वियना समझौता कहते हैं, बनाई गई। इसका उद्देश्य था, यही पूछा था ना वियना, इसका उद्देश्य क्या था? इसके प्रमुख उद्देश्य वियना के क्या थे? प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था, नेपोलियन के द्वारा बनाए गए नियम कानून को खत्म करके पुराना जो नियम कानून यूरोप में था वही लाना। यानी जब कोई एक राजा रहता है, वो जब क्या होता है, जीतता है, तो पुराने राजा के बनाए गए नियमों कानून को खत्म कर देता है, ऐसा होता है। या कोई सरकार होती है, देखिएगा ऐसा ही होता है। आप एग्जाम्पल मोदी सरकार को देखिए, अगर ये है भाई, तो अगर इन फ्यूचर अगर कभी इनकी हार होती है, लग तो नहीं रहा है हारेंगे, अगर इनकी हार होती है तो नई सरकार जो आएगी इनके द्वारा बनाई गई नीतियों को खत्म करना चाहेगी। इसके प्रमुख व्यवस्थाएं इसकी व्यवस्थाएं क्या थी पता है? इसमें क्या है, आप पढ़िएगा किसको क्या दिया गया था। ये है ना, फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से राजा बनाया गया। अब फ्रांस में अब पहले कौन था? नेपोलियन था, लोकतंत्र में था, अब राजतंत्र आया। तो किसको बनाया गया? किस वंश को? बुर्बो वंश के राजा को राजा बना गया। बुर्बो वंश के किसी एक को राजा बना गया, बना गया। नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को फ्रांस ले लिया, से ले लिया गया। नेपोलियन द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था, जी जहां जहां अधिकार किया था नेपोलियन ने, वो छीन लिया गया फ्रांस से। फ्रांस के आसपास मजबूत राज्य बनाए गए ताकि वह आगे फिर से यूरोप में विस्तार न कर सके। ये फ्रांस है, फ्रांस के आसपास बुर्बो वंश के राजा ने राज बना दिया, ऐसा राज बनाया। इस राज पे अधिकार किसका था? नेपोलियन, सॉरी, बुर्बो वंश के राजा का था। तो ये राज्य उसका था, उसने इसके आसपास इसलिए बनाया था ताकि अब आगे से अपना विस्तार न कर पाए। जब विस्तार नहीं कर पाएगा तो उसका पावर ज्यादा नहीं होगा, पावर ज्यादा नहीं होगा तो ये हमारे खिलाफ दोबारा आवाज नहीं उठाएगा। अगर फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का नया राज्य बनाया गया। फ्रांस जो था उसके उत्तर साइड में क्या बना? नया राज्य बना। नीदरलैंड्स का क्या बना? राज्य बना, जिसमें बेल्जियम शामिल था। इस नीदरलैंड्स के जो नीदरलैंड्स का जो राज्य था, इस राज्य में किसको रखा गया था? बेल्जियम को। दक्षिण में पीडमांट राज्य में जेनेवा को जोड़ दिया गया था। अब पता है, मुझ पे यकीन करिए, इसमें से 4-5 को लिख लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि किसको कहाँ क्या रखा गया था ना। अच्छा देख लो, नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 राज्यों का जर्मन महासंघ उसी रूप में रहने दिया गया। जेमोनी ने, नेपोलियन ने क्या बनाया था? 29 राज्यों का जर्मन महासंघ ने बनाया था। इसको नहीं बदला गया, इसको जैसे था वैसे रहने दिया गया। अंत अंत में यह लिखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राजतंत्र को फिर से लाना। बहाल मतलब क्या होता है? फिर से वापस लागू करना। बहाल मतलब क्या होता है? लागू करना। राजतंत्र को फिर से लागू करना यूरोप में, और पुराने ख्यालों को स्थापित करना। यानी नई जो व्यवस्था नेपोलियन ने बनाया था उस व्यवस्था को खत्म करके राजतंत्र लाना, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। अब देखिए लास्ट है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियां थी? राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, लोग कैसे देश से प्रेम किए? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने देश के लोगों को एकता, अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को मानते हैं और एक मजबूत देश बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब सिंपल सा, जब कोई देश, देश के लोग एकता, जब कोई कोई देश है वो किसमें भी विश्वास करे? एकता, भाईचारे में, अपनी भाषा को माने, अपनी भाषा को मेन रखे और संस्कृति को बनाए रखे और इतिहास में जो काम हुए हैं उसको माने, उसको अनुसरण करे, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब सिंपल सा अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, अपनी भाषा से प्रेम करना, अपनी संस्कृति से प्रेम करना, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। और भाईचारा बना के रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। 18वीं सदी तक यूरोप कई छोटे छोटे भागों में बांट
बट गया था। यूरोप क्या था, इस समय जब था ये जो दौर था, इसमें यूरोप क्या था, अलग अलग भागों में बांटा गया था, बट गया था। लेकिन 19वीं सदी में यूरोप राष्ट्रवादी भावना तेजी हुई और देश एकीकरण हुआ। लेकिन देखिए 18वीं सदी में यूरोप क्या था, अलग अलग भागों में बट गया था। लेकिन 19वीं सदी का, 18वीं का मतलब क्या था, 1701 से 1800 के समय को 18वीं, इस समय जो था यूरोप अलग अलग भागों में बटा हुआ था। लेकिन 19वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 1801 से लेके क्या 1900 तक के समय के बीच में क्या था, यूरोप इस समय अलग अलग भागों में बटा था, लेकिन इस समय यूरोप क्या हो गए, एक हो गए। यूरोप के लोग एक साथ आना शुरू कर दिए। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद भावना उत्पन्न हुआ, यानी उन लोगों में एक हुआ। जिसका मतलब क्या हुआ, 19वीं सदी में राष्ट्रवादी भावना तेजी से हुई और कई देशों को एकीकरण, यानी कई देश आपस में मिल गए थे। जो देश बिखरे हुए थे वो मिलना शुरू हो गए, कहे नहीं अलग नहीं होंगे। अब क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण, अब देखिए इसको मैं समझाऊंगा नहीं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों बढ़ा, मध्यम वर्ग आया। मध्यम वर्ग देखिए वहां हमने बताया था ना, मध्यम वर्ग क्यों आया, फैक्ट्रियां और व्यापार बढ़ने से। हमने कहा ना नई टेक्नोलॉजी आने से, उद्योग, फैक्ट्रियां। तो देखिए फैक्ट्रियों और व्यापार बढ़ने से, जहां था ना औद्योगिक, औद्योगिक को हटा के मुन्ना तुम यही लिखना, फैक्ट्रियां और व्यापार बढ़ने से एक नया वर्ग बना, मध्यम वर्ग, जो शिक्षित था, व्यापारी थे, उद्योगपति थे। इस वर्ग ने पुराने राजाओं और अमीरों के खास अधिकार खत्म करने की मांग की और एकता का विचार दिया। मैं सच बता रहा हूँ, यह टॉपिक अभी भी हम आपको पढ़ाए हैं, एकदम मिलता जुलता। प्लीज उसी टॉपिक से रिलेट करके याद कर लेना, बस हम तुमको आंसर दे रहे हैं, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। प्लीज वही है, हम जान रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई शब्द दिक्कत है तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है आप एकदम अच्छे से समझेंगे और पढ़ लेंगे। आपसे क्षमा चाहते हैं। हम पूरी कोशिश किए थे कि आपको एक्सप्लेन करके समझाएं, पर भाई हम इससे बेहतर, इससे जान लगा के एक्टिंग कर करके पढ़ाए थे, लेकिन मैं क्या करूं, बैटरी डेड हो गई 22 वाली, रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ भी। आपसे ज़्यादा गम मुझे है, सच बता रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं माना, मैंने बनाया, मैंने सोचा आपका पेपर है तो मैं आपको कंटेंट दूँ। प्लीज़ सॉरी।